हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 वीडियो उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत बचे हुए टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू से पढ़ना है तो आप हमारे पहले के 2-3 वीडियो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके देख सकते हैं। आज आप बैटरी से संबंधित और सेल से संबंधित तमाम टॉपिक, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजन विथ राज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, शुरू में पहला वीडियो देखा था हमने कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक डेनियल सेल, एक इलेक्ट्रोलाइट सेल। तो उसमें आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि डेनियल सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम रिएक्शन होती रहती है और उसको विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात विद्युत प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें आप विद्युत द्वारा रिएक्शन करवाएंगे, और वो भी ऐसी रिएक्शन जो स्वतः नहीं घटित होती हैं, और उसमें होने वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। सेल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, देखते हैं, हमने एक बीकर ले लिया, इसमें सॉल्यूशन फिल कर लेंगे कॉपर सल्फेट का, और 2 इलेक्ट्रोड लगा लेंगे। और इनको जो है एक बैटरी से जोड़ लें। जैसा कि ये हमारा धन चार्ज है और ये ऋण चार्ज है बैटरी से जोड़ने के बाद, और ये कॉपर की रॉड है, और ये इम्प्योर कॉपर की है। तो यहाँ ध्यान दें, इसमें हो क्या रहा है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड। जैसा कि हम डेनियल सेल में देखे थे पार्ट फर्स्ट वीडियो में, कि जो धन था वो हमारा एनोड हुआ करता था, कैथोड हुआ करता था, जो ऋण था वो एनोड हुआ करता था। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो धन है वो हमारा एनोड होगा और जो ऋण है वो कैथोड होगा, और इन पे जो रिएक्शन होंगी, रिएक्शन सेम होगी। अर्थात कैथोड पे, एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। देखें, इस पे एनोड पे जो अभिक्रिया होगी, इसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ये इम्प्योर कॉपर सॉलिड फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 2+ एक्वस फॉर्म बनाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इम्प्योर कॉपर, जो कॉपर रॉड है, वहां पे जो कॉपर आपका क्यूप्रस बन रहा है आयन, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड फॉर्म बना रहा है।
ये एक्वस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है। तो इनसे स्पष्ट हो रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन विस्तार पूर्वक आप पहले वीडियो हमने संक्षेप में बताया था, नहीं तो आप 11 में विस्तार पूर्वक इसको समझे होंगे। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो आपका कॉपर यहाँ बन रहा है, इम्प्योर कॉपर से जो कॉपर एक्वस फॉर्म में आ रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड प्योर मेटल बना रहा है और आके इस इलेक्ट्रोड कैथोड पर इकट्ठा हो जा रहा है। डेनियल सेल से और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसके चार्ज बदल जाते हैं, एनोड पे प्लस आ जाता है, कैथोड पे माइनस। और डेनियल में क्या था, एनोड पे माइनस था और कैथोड पे प्लस था, सिर्फ इतना सा अंतर है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सबसे बड़ा उपयोग है इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में चेंज करना, रिएक्शन करवा के। ये जो आपने बैटरी लगाया है उसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में जो है रिएक्शन हो रही है और इम्प्योर मेटल जो है प्योर मेटल में चेंज हो जा रही है, जो कि कैथोड पर हम देख रहे हैं कि कॉपर आके धीरे धीरे उसके पास इकट्ठा हो जा रहा है। इस प्रकार की तमाम औद्योगिक सेलें बनती हैं जिसमें आप एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, तमाम धातुओं को जो इम्प्योर रूप में होती हैं, जैसे खनिज के बाद अयस्क से चेंजिंग होने के बाद जो बचता है अगर इम्प्योर है तो उसको प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस सेल का यूज किया जाता है। अब आगे हम जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देखेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करवाने के लिए फैराडे ने एक रूल दिया था, उसी पर हम विस्तार पूर्वक अभी आपको आगे बताते हैं। अब देखें इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित फैराडे ने जो रूल दिए थे वो रूल क्या कहते हैं। फैराडे ने बताया कि जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो वेट इस इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो रहा है वो किस मात्रा में कितना होता है उन्होंने प्रयोग किया था। तो उन्होंने 2 नियम दिए थे जिनको हम फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नेम से जानते हैं। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के दौरान धातु रिलीज होती है वो जो आप करंट दे रहे हो सेल में, उस करंट को हम आवेश में मापते हैं, उस आवेश के प्रोपोर्शनल होती है। ये कहने का मतलब जो अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा कि कॉपर इधर से रिलीज होके दूसरे कैथोड पर जाके इकट्ठा हो रहा है, उसकी जो मात्रा है, वेट है, भार, वो जो है जो इलेक्ट्रिक हम दे रहे हैं उस सेल में, उस आवेश मतलब उसकी इलेक्ट्रिक की मात्रा के बराबर होती है। तो आप इसको क्यू को किस में मापते हो, आई और टी में। यहाँ जो है आई एम्पियर में आप रखेंगे और टी को सेकंड में रखेंगे। टी टाइम है, क्यू बराबर आई टी होता है, ये सेकंड में, ये एम्पियर में और सेकंड में। ये फर्स्ट नियम सिंपल सा है। उसके बाद देखते हैं सेकंड नियम जो है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अनुसार है कि जो भी धातु आप ले रहे हैं उस धातु का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार आप जानते होंगे। इक्विवेलेंट वेट को आपको ई से डिनोट करते हैं। इसको आप देखिए क्या होता है, जो मास ऑफ मोलिक्यूलर वेट अपॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रिएक्शन के दौरान वो मेटल जो आप ले रहे हो, जो भी मेटल ले रहे हो, वो कितने नंबर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, उससे यदि उसके मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दोगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इन्होंने इनका सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ का वेट, जैसे दो पदार्थ आप लेते हैं तो एक, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस में एक इम्प्योर कॉपर था, एक प्योर कॉपर, तो उनकी जो मात्रा रिलीज होती है W1/W2 वो इनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है, अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि समानुपाती होती है। ये रहा फैराडे का सेकंड लॉ। दोनों लॉ वेरी सिंपल है। अब इनको समझने के लिए आगे हम बनाएंगे सेकंड लॉ के बाद, इसको इरेज कर लें और थोड़ी सी हम चर्चा आवेश पर करते हैं कि आवेश मोल में आवेश कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन पे देखें तो आवेश 1.9 इंटू 10 की पावर -16 एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश बनता है हमारा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश बनेगा। तो उसको हम देखते हैं कि आप ऐसे समझिए जैसे सिल्वर एक्वस फॉर्म में है, Ag एक्वस फॉर्म में है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको हम देके ग्राउंड करके इसको सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए 1 मोल सिल्वर आयन है एक्वस फॉर्म में, और 1 मोल हमको इलेक्ट्रॉन देना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना है, और 1 मोल सिल्वर हमको ठोस के रूप में प्राप्त करना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश आएगा इसको देखते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है इंटू 10 पावर -19 कूलाम, और इसको हम अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लेते हैं। अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लेते हैं तो 1 मोल में चेंज हो जाएगा कितना कूलाम बनता है। तो अवोगाद्रो संख्या का मान जो है 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इतना लगभग आएगा। अब इसको हम लगभग में कह सकते हैं 1 फैराडे बराबर, लगभग में आप पीछे देखे थे हमने इतना लिखा था, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन में यानी 1 फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलाम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने हुए 96,500 कूलाम। चलिए इस पे आधारित एक सवाल देख लेते हैं जो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है और आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें लिखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखें समय जो हमारा दे रहा है t 10 मिनट। अभी हमने बताया था कि आप समय सेकंड में रखेंगे। ये 600 सेकंड हो जाएगा, और एम्पियर जो धारा दी गई है I 1.5 एम्पियर है। अब इसी पे आपको कॉपर की मात्रा, निक्षेपित कॉपर की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आप Q बराबर जानते हैं क्या होता है IT, Q बराबर IT। तो I और T का मान आप रख दीजिए। तो ये 900 आएगा, 900 कूलाम।
फिर हम देखें जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके कॉपर सॉलिड रूप में चेंज हो रहा है। तो इनमें देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ 2 फैराडे हो रहा है। कितना? 2 फैराडे। तो 2 फैराडे को अगर हम चेंज करें कूलाम में तो 2 गुणे ये अभी हमने लिखा था 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो 2 फैराडे बराबर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा इतना कूलाम। उसके बाद हम देखें कि कॉपर का द्रव्यमान जो वेट निकलेगा, अभी आपने वेट देखा था इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। हमने यही देखा था इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो हमारा वेट W1 जो रिलीज हो रहा है इक्विवेलेंट वेट इसका 63 आता है। अभी कॉपर का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 63 आएगा। इसमें जो है आप इलेक्ट्रॉन वाले से भाग दे दें ग्राम प्रति मोल। ये जो फैराडे का मान आया है उससे आप भाग दे दें। तो यहाँ टोटल इसको कैलकुलेट करके हल करेंगे इतना ग्राम आएगा। अर्थात इस रिएक्शन में जो कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान निक्षेपित हो रहा है उसका मान 0.2938 ग्राम हो रहा है। इसको लिखने के बाद अब आगे हम चलें तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम देखेंगे तो उसमें 2 चीजें ध्यान देना है कि जो मैटर रिलीज हो रहा है रिएक्शन के दौरान वो किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या चीजें होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ये जब रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो मुख्यतः 2 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। पहली चीज जो इलेक्ट्रोलिसिस सेल का सॉल्यूशन लिया गया है, नेचर ऑफ मैटर, किस प्रकार का, उसकी प्रकृति क्या है। जो इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन लिया गया है उसकी प्रकृति क्या है। पहली निर्भरता इस पे है कि कितना पदार्थ रिलीज होगा कितना नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड हैं। कुछ इलेक्ट्रोड टाइप की बात जहां आती है तो देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोड ऑन रिएक्टेड होते हैं, कुछ रिएक्टेड होते हैं। जैसे आप प्लेटिनम ले लेंगे तो प्लेटिनम रिएक्शन तो बाहर से इलेक्ट्रिक ले लेगा, रिएक्शन करवा देगा इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में, लेकिन स्वतः रिएक्शन में कोई भाग नहीं लेता है। तो जो इलेक्ट्रोड का टाइप है वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, इन्हीं बातों से ये डिसाइड होता है कि कितना प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट रिएक्शन में बनेंगे। अब देखें कि जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु बहुत क्रियाशील धातु है कि उसको जो है जब औद्योगिक स्तर पे प्योर रूप में प्राप्त किया जाता है तो उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के द्वारा ही उसको प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं NaCl का। NaCl जो है NaCl, आप NaCl से प्योर सोडियम कैसे प्राप्त करेंगे। आपका नमक है, NaCl नमक का साधारण नमक का सूत्र है। NaCl से प्योर सोडियम कैसे प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस सेल के इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के जरिए। तो इसमें देखते हैं होता क्या है। सोडियम जो है आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये आपको देता है क्या, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है। और उसके बाद
क्लोरीन आयन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्याग के एक्वस फॉर्म में आ रही है, गैस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन त्याग के। तो अगर इसको देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान हमारा जो दोनों का टोटल रिएक्शन जाके बन रहा है, यहाँ एक चीज और लिख लीजिए आप, NaCl जब रिएक्ट कराएंगे, इसमें जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये दो आयनों में टूट जाएगा, Na+ आयन ये इस रूप में चेंज हो गया आएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा सोडियम अकेले बच जाएगा, सोडियम सॉलिड रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन आपको समझने के लिए है उदाहरण स्वरूप। और लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, और जो इलेक्ट्रोड दो हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम जानते हैं कि जो कैथोड हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जस्ट डेनियल सेल के उल्टा। तो उनपे कौन कौन सी रिएक्शन बनती है, कौन सी रिएक्शन प्रेफर होती है कैथोड पर, इसको इरेज करते हैं तब आगे। अब इसको इरेज करते हैं और विस्तार पूर्वक देखते हैं कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है और एनोड पर कैसे। तो यहाँ देखें कि जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है कहने का तात्पर्य है सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम सॉलिड रूप में चेंज हो जा रहा है, यह एक्वस फॉर्म में है। और हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना रही है। एक चीज ध्यान दें कि कैथोड पर ये दो रिएक्शन हो रही हैं, क्योंकि विलायक के रूप में जल का ही यूज किए हैं NaCl के साथ। तो इसका इन दोनों रिएक्शनों में कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगी कि कैथोड पर पहले हो। तो इसके लिए देखें, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है 2.71 वोल्ट आएगा और इसका जो है 0 होता है। तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या प्राप्त होता है कि ये माइनस में रहता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिएक्शन जो है कैथोड पर होगी, क्योंकि जो ताकतवर है वही होगा। तो यहाँ देखें ये कम है, अर्थात सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0, मतलब इसकी अपेक्षा ज्यादा है। तो कैथोड पर ये रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन ये वाली होगी। इसको आगे देखें तो जल जो है हमारा H2O, ये चेंज होगा किसमें, एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के तहत आगे देखें तो टोटल रिएक्शन जो हमारी बनेगी कैथोड पर, वो हाइड्रोजन आयन कट गया और यहाँ H2O प्लस एक इलेक्ट्रॉन और एरो हाइड्रोजन गैस ये कैथोड पर जब आप NaCl से सोडियम पृथक कर रहे होंगे तो कैथोड पर यही रिएक्शन पूरी तरह से परफॉर्म कर रही होगी। इसके बाद अब देखते हैं एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। इसको इरेज करते हैं और कैथोड वाली रिएक्शन को इसे हम ऊपर थोड़ा लिख लें। H2O एक इलेक्ट्रॉन एरो 1/2 H2 गैस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब देखें कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, अर्थात क्लोराइड आयन
एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्लोरीन गैस बनाएगा और जल जो है H2O, यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 है, ये हाइड्रोजन गैस देगी और एक ऑक्साइड आयन निकलेगा OH आयन H2O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता होगा। तो इस पे हम देखें इनका क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका जो आएगा E0 2.36 वोल्ट और इसका जो आएगा 2.23 वोल्ट। लेकिन एक चीज ध्यान दें कि ये रिएक्शन दिख तो रही है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका अधिक है, तो जिसका कम होगा अर्थात इतने वोल्टेज आप देंगे, इतने वोल्ट का करंट देंगे, ये रिएक्शन होने लगेगी। लेकिन ये रिएक्शन इतने वोल्ट पे होती नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन होती नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, ओवर पोटेंशियल मतलब अत्यधिक हमको वोल्टेज लगाना पड़ता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो जैसा दिख रहा है होता नहीं है, उसकी अपेक्षा ऊपर वाली रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है, ऊपर वाली रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। ये रिएक्शन नहीं हो पाती क्योंकि अत्यधिक वोल्ट हमें लगाना पड़ता है। तो हम एनोड पर इसी रिएक्शन को देखते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब जो है टोटल कैथोड पर ये हो रही है, एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, और जो हमारी पहली रिएक्शन देखे थे NaCl, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन इस प्रकार क्लियर हो रहा था। अब टोटल रिएक्शन अगर हम जोड़ लें तो बनता क्या है कि देखें, ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके कट गया और बाकी NaCl से कट गया और कुछ नहीं कट रहा है। तो लिख लें NaCl प्लस H2O एरो, इसमें क्या बच रहा है 1/2 H2 गैस फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड आयन, फिर उसके बाद क्लोरीन गैस, फिर सोडियम आयन। ये सोडियम हमें प्राप्त हो गया अलग से। एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दें, इसके पहले जो हमने बताया था कि पिघला हुआ, जो इसके पहले रिएक्शन थी सोडियम से NaCl से सोडियम अलग करने की, वो पिघले हुए फॉर्म में रखा गया था। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं, घुला हुआ ले रहे हैं, सोडियम को घुला हुआ, पिघला हुआ कहने का मतलब ठोस रूप में था। तो आप NaCl से क्लोरीन गैस जब उसको पिघलाएंगे तो क्लोरीन गैस आसानी से अलग हो जा रही थी, सोडियम हमको प्राप्त हो जा रहा था। लेकिन जब आप उसको घोल बनाएंगे, घोल बना के रिएक्शन करेंगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार जाके हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन प्राप्त हो रही है। इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि सोडियम पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसको इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि NCERT बुक में आपको एक सवाल दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये निम्नलिखित अभिक्रिया में क्रोमियम ऑक्साइड आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ये देखिए एक रिएक्शन दे रखे हैं Cr2O7 2- चार्ज और हाइड्रोजन आयन 14 है, 6 इलेक्ट्रॉन ये लेके क्रोमेट आयन बना रहा है। एक चीज यहाँ ध्यान दें
कि ये क्रोमेट बनने के लिए इतनी बड़ी रिएक्शन दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट बनने के लिए। तो हम जानते हैं 1 फैरेड में इतना कूलाम आवेश होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो आपको पहले ये 1 फैरेड मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम आवेश होता है। तो आप देखें इसको 6 से गुणा कर दें, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने के लिए ले रहा है। रिड्यूस होने के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई इतना कूलाम आ जाएगा। इसको हम जो है घात के रूप में अगर व्यक्त करें, ये हमारा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 कूलाम, अर्थात इतना विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी डाइक्रोमेट आयनों के मोल के अपचयन के लिए। इतना कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम अब देखते हैं कुछ सवाल और हैं 1-2, आप उसको हल करिएगा। यदि नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बताएंगे, अलग सा वीडियो बना देंगे इस पे। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद बैटरीज। बैटरीज 2 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज 2 प्रकार की इसलिए बताया गया है कि प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं उनको सिर्फ आप एक बार चार्ज कर सकते हो, एक बार यूज कर सकते हो, चार्ज नहीं कर सकते। एक बार कहने का मतलब आप उसको मार्केट से लाएंगे, यूज करेंगे, उसके बाद वो खराब हो जाएंगी, फिर आप उसको फेंक के दूसरा खरीद सकते हैं। जैसे आप घड़ियों में जो दीवाल घड़ियां हैं और टार्च चलती हैं पहले, उसमें जो सेल डालते थे वो क्या होती थी, प्राइमरी बैटरीज होती थी। देखिए प्राइमरी बैटरी 2 तरीके से बन सकती हैं। एक तो या तो सेल होंगी या तो सेलों का कॉम्बिनेशन होगी। जो छोटी वाली बैटरी होती है रिमोट में या दीवाल घड़ी में भी यूज होती है, छोटी बैटरी पतली वाली इवरेडी निप्पो की आती थी, वो जो है सेलों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसको फाड़ेंगे ऊपर से, उसके अंदर छोटे छोटे सेलों जो सेल होते हैं उन्हीं को मिला के वो बैटरियां बनी होती हैं। तो या तो आप सेल की सीरीज बना लीजिए तब बैटरी बन गई, या तो आप एक सेल रखिए। तो प्राइमरी बैटरी जिस प्रकार की होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है सेकेंडरीज बैटरीज। सेकेंडरीज बैटरीज में आप ऐसा समझिए कि आप उसको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हो और बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हो। जैसा कि आपके सेलफोन की बैटरी है, आईफोन की बैटरियां हैं और कार की बैटरी है, आपके इन्वर्टर की बैटरियां हैं। ये सारी बैटरियां जो है सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, क्योंकि आप इनको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक पर प्राइमरी बैटरीज पर चर्चा करते हैं। इनका एक उदाहरण है ड्राई सेल। इसी को हम एक और नाम देते हैं लैक्लांसे सेल।
लैक्लांसे सेल और ड्राई सेल, ये आप देखिए जो अभी हमने बताया, बैटरीज आप टॉर्च में या मोटा वाला सेल होता है उसको यूज करते हैं, उसकी हम थोड़ी सी संरचना बनाते हैं। कभी आप लोगों ने फाड़ के अगर उसको देखा हो तो शायद आपको याद आ जाए कि हम ड्राई सेल, उसी ड्राई सेल की बात कर रहे हैं जिसको आपने तोड़ फोड़ के देखा था फाड़ के। इसमें देखिए एक प्रकार का इसी प्रकार से एक कंटेनर होता है जो कि जिंक का बना होता है और ऊपर से उस पे कागज की लपेट लगी होती है। जिंक के बनने के बाद इसमें एक राड लगा होता है, इसमें एक राड लगा होता है। ये राड ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। ये राड ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट राड के ऊपर किसी धातु की एक कैप लगी होती है, याद आ रहा होगा आपको। और इस जिंक कंटेनर के अंदर कार्बन ब्लैंक या कार्बन की कालिक भरी होती है। कार्बन की कालिक के ऊपर आपको जो सफेद सफेद गोंद नुमा लेई जैसा लगा रहता है वो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है। मैग्नीज ऑक्साइड के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड और इसी प्रकार के सोडियम क्लोराइड, नमक, तमाम चीजें भरी होती हैं। लेकिन मुख्यतः क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। जो गोंद नुमा आप कभी नहीं किए हैं तो करके देख लीजिएगा। मोटा वाला सेल आप उसके ऊपर से कागज फाड़िएगा, कागज फाड़ते ही आपको ये गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सफेद सफेद होता है। उसी को हम वही जो है यहाँ रिएक्शन करता है। देखते हैं अब कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। देखेंगे तो जो हमारा एनोड है, एनोड का कार्य यहाँ जिंक कर रहा है। ये जो जिंक का कंटेनर लगा है उसके चारों तरफ, वो एनोड का कार्य कर रहा है। जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये जिंक एक्वस फॉर्म में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, हम देख रहे हैं। मतलब आप इसको समझ सकते हैं। तो देखें कि जो जिंक है जब एक्वस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है तो इसको प्राइमरी बैटरी जब क्यों करें, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सॉलिड फॉर्म से पूरी तरह जिंक फॉर्म में, वो एक्वस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अंततः बैटरी डेड हो जाएगी और हमको उसको फेंकना पड़ेगा, मार्केट से फिर दूसरी लाएंगे। तो ये तो रहा एनोड पर। अब देखते हैं कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो आप समझिए मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा चेंज होगा MnOH। ये रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ? आप देखिए यहाँ अगर मैग्नीशियम की देखें तो ऑक्सीजन 2 ही है। 2 होने का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन संख्या -2 होती है और 2 बार है तो -4 होगी। तो यहाँ इसकी ये क्या है? +4 है ऑक्सीडेशन संख्या इसकी Mn की। उसके बाद जब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके कितना बन रहा है? ये 2 तो इसका हो गया और इस पे 1 ऋण चार्ज होता है, आप जानते हैं 1 ऋण चार्ज होता है, जानते हैं। तो 2 1 3, तो यहाँ +3 हो रहा है, मतलब 1 कम हो रहा है। अर्थात इसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद अब एक चीज देखें कि H कहाँ से आ गया। H आया आपका ऐसे कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड था NH4Cl था, वो बनाया है अमोनियम आयन। यहाँ अमोनियम आयन से रिएक्शन किया है, ये अमोनियम आयन बनेगा।
अमोनियम आयन जो है जब इससे रिएक्ट हो रहा है तो वही एक H यहाँ आके ऐड हो जा रहा है और यहाँ बचते हैं 3 H, तो अर्थात क्या बन जाएगा, इसके आगे प्लस लगाएंगे जगह होने के लिए, ना होने के लिए नीचे लिख दे रहे हैं, अमोनिया बन रही है, अमोनिया गैस। तो इस प्रकार ये रिएक्शन कैथोड पर होती है और ये भी एक कंडीशन आएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो अमोनियम के साथ अमोनियम क्लोराइड यानी Cl था वो कहाँ गया। Cl जो है आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके एक विशिष्ट प्रकार का कंपोनेंट बनाता है जिसकी आवश्यकता आपको यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से नहीं है, उस पर दूसरे चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ ड्राई सेल और इलेक्ट्रॉन्स सेल में यहीं तक। फिर अब आगे जो होती हैं तो एक चीज इसमें और देख लें हम कि ये जो ड्राई सेल है ये 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा हमको दे सकता है, अधिकतम 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा दे सकता है। इसके बाद जो है एक जो है ड्राई सेल और बचता है, इलेक्ट्रॉन्स सेल। उसमें हम देखेंगे प्राइमरी बैटरीज के अंतर्गत उसको हम बोलते हैं मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल या मरकरी सेल आप कहेंगे। अक्सर आप जो है, अब तो शायद नहीं, जो पुरानी रिस्ट वॉच होती थी उनमें लगा रहता था, अभी लगा रहता है रिमोट में, किसी किसी रिमोट में छोटे छोटे सेल दिए होते हैं। जो छोटे छोटे सेल होते हैं उनको हम मरकरी सेल बोलते हैं। इसको इरेज कर दें तो आगे बताएं। ये हमारा मरकरी सेल। मरकरी सेल की संरचना आपको जो है स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। अक्सर इस प्रकार से गोलाई की नुमा होता है। अगर आप उसको पार्श्वी काट करेंगे इस प्रकार से, इसमें जो जो मैटर्स होते हैं, जो जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। होता ये है कि इसमें भी जिंक का पारे के साथ मरकरी के साथ अमलगम होता है। जिंक का मरकरी के साथ अमलगम होता है, मतलब घुलित फॉर्म में होता है। तो ये जो है रिएक्शन करता है हाइड्रोक्साइड आयन से, इसको 2 ले लीजिए, और जाके हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है हमारी, एनोड पर जो इस सेल में एनोड इलेक्ट्रोड लगा है उस पर रिएक्शन हो रही है। जिंक का मरकरी के साथ अमलगम है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके जिंक सॉलिड फॉर्म में बना रहा है, और H2O तथा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे मरकरी के साथ है तो यहाँ इसका 0 है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ बन रहा है तो इसका कहने का तात्पर्य है यहाँ +2 है, तो 0 से +2 हो रहा है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ आप सोचते होंगे कि इधर जो है प्रोडक्ट के रूप में हमने Hg मरकरी क्यों नहीं लिखा है। मरकरी यहाँ है जरूर जिंक के साथ अमलगम में, लेकिन ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। एक तरह से आप समझिए कैटलाइस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये रिएक्शन में स्वतः भाग नहीं लेता है। फिर आप देखते हैं कैथोड पर जो हमारी रिएक्शन होती है क्या है। कैथोड पर एक पदार्थ है जो ZnO बना है आपका, या आप समझिए HgO, ये पारे का ऑक्साइड है, मरकरी का ऑक्साइड है। ये रिएक्शन करता है हमारा जल से, इसका एक तरह से जल के साथ घुलित रूप है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये जो इधर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, इसको इकट्ठा करके ये चेंज हो जाता है हमारा पारे के रूप में। सॉलिड तो होता नहीं है पारा, लिक्विड फॉर्म में होता है पारा। आप जो मरकरी को आप देखे होंगे थर्मामीटर में जो होता है उसी को मरकरी बोलते हैं।
ये लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहता है और 2 OH आयन प्राप्त हो जाएंगे हमें, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन दोनों की एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, इनका सम्मिलित रूप अगर देख रहे हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक रिजेक्ट हो गए। उसके बाद 2 हाइड्रोक्साइड इधर है, इधर ये दोनों रिजेक्ट हो गए। और वाटर इधर है, इधर वाटर है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारा बनता क्या है, देखें 2ZnHg प्लस HgO एरो ZnO सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद ये जो है Hg प्लस Hg लिक्विड है और ये हमारा एक्वस फॉर्म में है। तो ये टोटल रिएक्शन कहाँ होती है, मरकरी शेल में। अब इसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ने के पहले एक चीज ध्यान दें कि ये जो मरकरी शेल है ये अधिकतम 1.35 वोल्ट का परफॉर्मेंस देता है। इतने ही वोल्ट की करंट इससे प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में सबसे पहला उदाहरण आपको हम बता रहे हैं लेड बैटरीज का। लेड बैटरियों में कौन सी रिएक्शन कैसे होती है उसको हम देखें। सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज में लेड सेल, लेड बैटरीज। लेड बैटरीज में आप देखिए कि एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड होंगे। तो एनोड पर जो है Pb और कैथोड पर PbO2, यानी लेड का ऑक्साइड होगा और यहाँ लेड होगा। तो आप ये बैटरियां आप जो जानते हो इन्वर्टर में यूज की जाती हैं या ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में यूज की जाती हैं, ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, तमाम जगह। तो इस प्रकार की बैटरियां बहुत पहले जो है लोग चार्जेबल होती हैं, तो ला के जो है जब लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी तो टेलीविजन देखने के लिए यूज करते थे। जैसा कि आजकल रामायण प्रसारित हो रहा है, तो रामायण देखने के लिए हम लोगों के बचपन में लोग बैटरियां यूज करते, ला के बैटरियां देखते थे, रामायण देखते थे बैठ के घंटों में। वही बैटरी की हम बात कर रहे हैं। लेड बैटरियां क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन कब कब होती हैं। तो देखिए कि एक चीज और होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है 30% H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 कहने का मतलब जो आप बैटरियों में आप देखे होंगे, बैटरी वाले के यहाँ जाइए तो उठा के मग से पानी डाल देता है उसमें, बैटरी में, कहता है ले जाओ अब चार्जेबल हो गई। ऐसा नहीं है, वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पहले से विद्यमान होता है, लेकिन वो डाइल्यूट नहीं होता है। 30% मिनिमम उसको 30% डाइल्यूट करके तो आपको पुनः दे देता है, चार्जेबल बन जाती है। अब देखते हैं एनोड पे रिएक्शन कौन सी होती है। एनोड पे जो हमारी रिएक्शन हो रही है Pb लेड, ये जो H2SO4 है इसके सल्फेट आयन से रिएक्शन करके आपको बना रहा है PbSO4। तो यहाँ एक चीज देखें, Pb का वैसे यहाँ 0 था और यहाँ जो है अगर सल्फेट 2 आयन ऐड हो रहे हैं इसमें तो ये इसका +2 होना चाहिए, +2 हो गए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है क्योंकि तभी तो +2 हो रहे हैं उसके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। उसके बाद देखते हैं जो हमारा आता है कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है,
एट कैथोड। कैथोड पे आप PbO2 लेंगे, पुनः है सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा तो फिर से वही बनाएगा PbSO4। और अब PbSO4 बनाए, इसको पूरा पहले देख लें। तो एक चीज ध्यान दें, PbO2 तो इसका मतलब है यहाँ +2 था, PbO2 इसका मतलब है +2 था। तो +2 से इधर कितना बन रहा है, यहाँ -2 हो जा रहा है। ये -2 सल्फेट आयन अगर इससे एडजस्ट हो रहे हैं तो PbSO4 +2 नहीं यार, यहाँ 2 बार ऑक्सीजन जुड़ा है। अगर सिंगल टाइम होता तब +2 होता, 2 बार है तो यहाँ -4, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन संख्या +4 होगी। +4 और इधर आके +2 बन जा रही है। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन संख्या उसकी कम हो रही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। एक चीज और ध्यान दें कि PbSO4 ये तो हो गया, लेकिन O2 जो है, O2 कहाँ गया, ये ऑक्सीजन कहाँ गया। तो आप इसको जल का अणु बना लीजिए, जल का अणु बन गया। जल का अणु जो है, जल का अणु बना तो, लेकिन आप कहेंगे हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, तो हाइड्रोजन जो यहां से निकला था आपका सल्फेट आयन आपने यूज किया यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जो जल का आयन निकला था 4H+ आयन, वो आके यहाँ ऐड होगा। तो कहने का मतलब यहाँ आप 2 लगा दीजिए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 तो ये वाला हो गया, और यहाँ ये 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन दोनों बैलेंस हो जाती है एनोड और कैथोड पर। अब इसकी हम टोटल रिएक्शन देख लें कि बनता क्या है। टोटल रिएक्शन में देखेंगे तो आपका लेड सल्फेट H2, यहाँ हाइड्रोजन अकेले कैंसिल हो रहा है, और इधर देख रहे हैं तो लेड और लेड डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तभी अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड चलेगी तभी आप इसको चार्जेबल होगी, क्योंकि आप ये सेकेंडरी बैटरियों को चार्ज करके यूज करते हैं ना, तो सेकेंडरी बैटरियां तभी चार्जेबल होगी जब इसके इनमें होने वाली रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेगी। तो देखें आगे इसमें बचता क्या है। एक चीज ध्यान दें, लेड सल्फेट के 2 अणु बचेंगे, और जाके सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज यहाँ और बचेगा, 4H आयन है और ये दोनों सब एडजस्ट हो जाएंगे तो H2SO4 भी बचेगा, और इधर आपका लेड सल्फेट 2 अणु और 2 अणु जल के बचेंगे। ये तो हमारी रिएक्शन हुई। कहने का मतलब जब आप इसको बैटरी को यूज कर रहे हो, तो उसमें ये सारे मैटर पहले से उपस्थित हैं। हमने अभी बताया था एनोड पर लेड होता है और कैथोड पर PbO2 यानी लेड का ऑक्साइड होता है, और 30% H2SO4 होता है। तो ये इधर वाले हो गए। जब इनमें रिएक्शन होना स्टार्ट हुई, आपने बिजली इनसे प्राप्त करना स्टार्ट किया, DC करंट, तो ये बनाएंगे क्या, लेड सल्फेट और जल बनाएंगे। एक कंडीशन आएगी, ये सारी चीजें पूरी तरह यहाँ परिवर्तित हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी ना। तो पुनः आप इसमें इलेक्ट्रिक पास करवा के रिवर्सेबल रिएक्शन कराएंगे, मतलब यही मैटर रिवर्स हो जाएगा, फिर ये प्राप्त हो जाएगा, फिर से आप ये रिएक्शन होती रहेंगी स्वतः, फिर आप ये बिजली प्राप्त करते रहेंगे। ये तो रहा हमारा लेड बैटरी के अंतर्गत ये सारी रिएक्शन होती है। अधिकतर बैटरियां जो है लेड बैटरीज होती हैं, और सेकेंडरी बैटरीज का एक रूप और है निकिल कैडमियम बैटरीज। उसमें देखिए क्या होता है, वो
बहुत ज़्यादा खर्चीली बैटरी होती है, उसको लगाने का खर्च बहुत अधिक आता है, इसलिए अधिकतर उसको यूज नहीं किया जाता है। प्रयोग के लिए लेड बैटरीज ही व्यवहारिक उपयोग में अत्यधिक है। कैडमियम निकल सेल, निकल बैटरीज, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्चीली होने की वजह से आपकी बुक में सिर्फ इसका डिस्चार्ज जब होती है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, ये है सेकेंडरी बैटरी जी, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चीली होने की वजह से इसका यूज नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको एक रिएक्शन दिया गया है बुक में, वो चीज़ आप देख लीजिए। कैडमियम होता है सॉलिड फॉर्म में, और जो है निकिल ट्राईहाइड्रेट होता है एक्वस फॉर्म में। ये जब रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड कैडमियम ऑक्साइड बन जाता है, CDO, और यहाँ पे ये जो है रिड्यूस होके निकिल डाइहाइड्रेट बना लेता है, CDOOH, और पानी निकल जाता है। बस इतना सा ही होता है इस रिएक्शन में। इसको बैलेंस करने के लिए देखें क्या क्या है। यहाँ एक चीज़ देख लें, यहाँ +3 है तो ये +2 हो रहा है, तो कहने का मतलब निकिल का रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पर अब क्रिया हो रही है। और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन अब क्रिया हो रही है इसमें कैडमियम पे। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखें तो ऑक्सीजन 2 और इधर 3 है, तो 2 1 3 एक वाटर की बढ़ रही है, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन से अब क्रिया कराएंगे और ये रिएक्शन हमारी पूर्ण हो जाती है। कैडमियम निकल बैटरीज में सिर्फ इतना ही है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ईंधन सेल की। ईंधन सेल में आप देखेंगे फ्यूल सेल, अगर अंग्रेजी में इनका नाम कहा जाए तो फ्यूल सेल, ईंधन सेल या फ्यूल सेल, ईंधन सेल। एक चीज ध्यान दें, अभी तक हमने जो बैटरियों का यूज किया है उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं और मटेरियल के रूप में कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसे सेल बनाए जाएं जिसमें दहन वाले पदार्थ यूज किए जाएं, कंब्यूशन जिनका होता हो, तो हम बड़ी आसानी से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप समझिए क्या कहते हैं, पवन चक्की होती है, उससे भी बिजली बनाई जाती है, और वाटर से भी बिजली बनाई जाती है। झरनों के नीचे डायनमो के पंख लगा दिए जाते हैं, उससे भी बिजली बनाई जाती है। उसके बाद जो ताप होता है, एनर्जी, ताप, टेम्परेचर, उससे भी प्राप्त करते हैं। लेकिन एक चीज जान लें कि ईंधन सेल में कंबुशन पदार्थ कौन कौन से होते हैं। कंबुशन पदार्थ में आप ले लीजिए तो ऑक्सीजन है जो कि ज्वलनशील पदार्थ में ऑक्सीजन है, आपका मेथेन गैस है, और जो स्प्रिट आता है मेथिल स्प्रिट या एथिल अल्कोहल, मेथिल स्प्रिट या एथिल अल्कोहल, ये दोनों चीजें, यानी ये सारी चीजें क्या है, कंबुशन है, दहन युक्त हैं, अर्थात दहन करने पे ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो इसको ईंधन सेल का हम एक स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, एक इस प्रकार का, बोर्ड पे ध्यान दें आप लोग, इस प्रकार का एक कंटेनर होता है जिसमें यहाँ पे कटिंग लगी रहती है। इधर से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही होती है और इधर से ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही होती है, और बीच में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं
और ऐसी धातुओं के इलेक्ट्रोड ये होते हैं जो पोर्स होती हैं, अर्थात छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं ये, और ऊपर से एक ऐसा स्थान होता है जहां से पानी निकल सकता है आसानी से। ध्यान दें, ये पूरा नीचे तक होता है। ये छिद्रयुक्त होते हैं जिनसे ऑक्सीजन छिद्रित इसलिए रखे जाते हैं ताकि इधर से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन गैस थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाती रहे, क्योंकि ये दोनों ज्वलनशील चीजें हैं। और ऐसा जो सेल हमारा बन रहा है, ईंधन सेल है, फ्यूल है, इसमें ज्वलनशील होगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए हम इनका यूज छिद्रित इलेक्ट्रोड के जरिए करते हैं। उसके बाद देखें कि यहाँ जो है बीच में एक प्रकार का मेटल भरा होता है जिसको नाम दिया गया कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये भरा होता है। और एक क्षण जो है ये कैथोड का कार्य करती है, एक रॉड जो है कैथोड का कार्य करेगी और एक रॉड जो है ये वाली एनोड का कार्य करेगी। ये रहा हमारा ईंधन सेल का स्ट्रक्चर। अब देख लें कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पर। कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो है कि जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जाएगी जब आपको इस सेल के अंदर, तो ये जल से रिएक्शन करेगी। ये लीटर में रहता है जल आपका, तो बनाएगा 4 हाइड्रोक्साइड आयन बने, एक्वस फॉर्म में आयन जाएंगे, क्योंकि ये दहन युक्त ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है खुद में एक दहनशील पदार्थ है। तो इस प्रकार से एक चीज देखें, यहाँ बैलेंस कर लें कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ -2, यहाँ 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ -2 हो रही है, 0 से -2 हो रही है। हाँ, तो इसका तात्पर्य कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसको देख लें कि 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 4, तो टोटल 4 जो है इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रही है ऑक्सीजन। तो ये कैथोड पर क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं सॉरी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब उसके बाद जाते हैं एनोड पर। जो हमारा ये एनोड वाला सेल में आपको रॉड दिख रहा है, इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एनोड पर हाइड्रोजन गैस जो हमने लगाया है वो बदल रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल बना रहा है लीटर में, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहे हैं। तो एक चीज ध्यान दें कि हाइड्रोजन यहाँ पहले कितना था, देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 थी। 0 से यहाँ 2 हाइड्रोजन इससे, और ये ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 4 +4, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है, 0 से +4 हो रही है। तो इस प्रकार से देख लिया हमने कि इनका कैथोड पर रिडक्शन हुआ है और एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ये तो रिएक्शन अलग अलग हो गई। अब इसकी टोटल रिएक्शन अगर हम देखें तो इस प्रकार बनेगी, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। आप देखेंगे तो ये जो 4H आयन है, एक चीज देखें कि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ है, इधर जो है आपको हाइड्रोक्साइड आयन इधर होगा, तभी जाके आपका H2O के बाद जल बन सकता है। तो आप 4 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ भी लगाएंगे और जाके आपकी रिएक्शन बनेगी, 2 हाइड्रोजन ये इससे कट गया और
आपका 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर कट गया, इससे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। उसके बाद आपका जल, इधर जल, एक चीज ध्यान दें, इसको बैलेंस करने के लिए 4 है तो यहाँ हम 4 लगाएंगे, ये 4 और ये 2, दो में दो कट जाएगा तो यहाँ 2 अणु जल का बचेगा। टोटल इस रिएक्शन में जल ही बनता है। इस रिएक्शन में, इस सेल में, ईंधन सेल में टोटल आपको क्या प्राप्त होता है? जल। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि इस सेल में ऊपर की तरफ से जल आपका निकलता है। अब ये तो रहा ईंधन सेल के कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। अब एक चीज स्पष्ट कर लें इसके साथ साथ कि ईंधन सेल की उपयोगिता क्या है। आप समझिए, जो थर्मोडायनेमिकली इलेक्ट्रिक हम प्राप्त करते हैं, जैसे विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं, कोयला से बिजली बनती है, जानते होंगे आप। अभी हमने कहा वाटर से बिजली बनती है, पवन चक्की से बिजली बनती है। तो आप जो इन संयंत्रों से बिजली बनती है, इनकी दक्षता मात्र 40% होती है। अर्थात कोयले की दक्षता मात्र 40% है, लेकिन जो ईंधन सेल है इसकी दक्षता 70% है, डायरेक्टली 30% अधिक है। अर्थात आप ईंधन सेल से जो इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हैं, अन्य संयंत्रों की अपेक्षा जो इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हैं उससे 70% अधिक होती है। और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ने तो इसे और ही विकसित बना दिया है। यहाँ देखेंगे कि जो रॉड यूज किए गए हैं, ये रॉड कैटालाइस्ट लगा दिए जाते हैं। इनके कैटालाइस्ट का अर्थात उत्प्रेरक, अर्थात ये अभिक्रिया और तेजी से होने लगती है। कहने का मतलब समय की क्वांटिटी के अनुसार इनका प्रोडक्शन और तेजी से होने लगता है। जैसे प्लेटिनम, जिंक, तमाम तरह के उत्प्रेरक लगा दिए जाते हैं यहाँ पे, और दक्षता इनकी बढ़ जाती है। और समय के अनुसार इसकी उपयोगिता थर्मोडायनेमिकली जो एनर्जी करंट पास उपलब्ध कराई जाती है उससे अधिक होती है। इसकी उपयोगिता आप ऐसे समझिए कि कई देशों में हाइड्रोजन बसेस, हाइड्रोजन ऑटोमोबाइल्स और इंजन्स चलाए जा रहे हैं, ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि इसकी दक्षता अभी हमने बताया कि 70% होती है। अन्य इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स के अपेक्षा इसकी दक्षता 70% होती है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमने हाइड्रोजन, देखिए ये तो दूसरी बात है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वातानुकूलित है। वातानुकूलित है मतलब वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तो इसका प्रोडक्ट सिर्फ पानी बन रहा है, जल बन रहा है, और कुछ तो बन नहीं रहा है कि कोई गैसें बन रही है जो वातावरण को हानि पहुंचाए, तमाम चीजें हैं। तो यदि इस प्रकार के सेलों से संबंधित इंजन चलाना संभव हुआ तो हमारी सभ्यता बहुत उन्नति कर जाएगी, क्योंकि हम पानी प्राप्त करेंगे, पानी बनाएंगे, लेकिन अपने यूज के लिए इलेक्ट्रिक भी उत्पन्न कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ इस टॉपिक में इतना ही। अब अगला टॉपिक हमारा बनता है संक्षारण, जो कि बहुत बड़ी समस्या है मानव सभ्यता के लिए। जितनी भी हम धातुओं से संबंधित चीजें बनी देख रहे हैं और दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर संक्षारण की प्रक्रिया बहुत बड़ी मार है, जिसको कई देशों में या किसी भी इमारत हो या किसी भी निर्माण में वर्षों में करोड़ों की हानि हो जाती है। इसमें देखेंगे, इसका नाम है संक्षारण। संक्षारण अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। एक चीज आपने देखा होगा दैनिक जीवन में कि जो धातुएं होती हैं, इसका हम यूज संक्षारण का प्रयोग जो देख रहे हैं, संक्षारण जो एक रिएक्शन हो रही है, ये धातुओं के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि धातुओं पे ही संक्षारण प्रक्रिया होती है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। आपने लोहे पे देखा होगा भूरा भूरा मटेरियल सा जम जाता है जब उसको आप खुला बारिश में छोड़ दिए अक्सर। तो
रेलवे लाइनों पे भूरे टाइप बारिश के मौसम में आ जाता है, तो वही जो है रस्ट है, रस्ट मूर्छा उसको बोलते हैं हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो। वही प्रक्रिया क्या है, कोरोजन है, संक्षारण है। तो और आप देखिए जैसे घरों में पीतल का बर्तन यूज होता है, पीतल पे क्या होता है, हरी हरी रंग की परत चढ़ जाती है कुछ टाइम बाद, तो वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पे धुंधला टाइप का एक आ जाता है, एक लेप लग जाता है कुछ दिन में, तो वो भी जो है संक्षारण का उदाहरण है। यानी कहने का तात्पर्य है कई धातुएं कई कलर के जो है रस्ट उत्पन्न होते हैं, उसमें कई कलर के रस्ट उत्पन्न होते हैं उनकी कंडीशन बेस्ड। तो यहाँ संक्षारण कोरोजन जो हम देखेंगे, आप आयरन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आयरन में संक्षारण प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। देखिए संक्षारण संभवतः जो एक सेल बनता है, अभी आप पूरे चैप्टर में हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेलों में कैथोड एनोड के रॉड होते हैं, उनमें ये चीजें होती हैं। तो यहाँ आयरन में भी एक सेल का निर्माण होता है संक्षारण प्रक्रिया के दौरान, कोरोजन होने के दौरान, उसी को देखते हैं। एनोड पर जो हमारी रिएक्शन होती है वो इस प्रकार है कि आयरन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरस आयन बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरस आयन बना लेता है। यहाँ एक चीज ध्यान दें, 2 है तो 2 आप लगा दीजिए, बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाए। एनोड पर ये रिएक्शन होती है, एनोड का, क्योंकि आपको एनोड का कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर संक्षारण की प्रक्रिया हो रही है तो कोरोजन होने के लिए किसी मेटल का होना तो जरूरी है। तो हम आयरन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ देखें एनोड हो गया, फिर उसके बाद कैथोड हो गया। कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, कैथोड में आप समझिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका वातावरण से मिलेगा, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं वाटर, वो जब बारिश का मौसम होता है वातावरण में नमी बढ़ जाती है, उसी दौरान ही होता है। तो ऑक्सीजन गैस जो है ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा और आपका जाके बनाएगा 2 अणु जल के लीटर में। यहाँ एक चीज देखें, 2 ऑक्सीजन तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो रहा है, तो यहाँ आप 4 हाइड्रोजन लगाएंगे। ये जल कैसे बन जा रहा है, 4 धन आयन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब जाके आपका जल बन जा रहा है। एक चीज देखिए, ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसमें रिडक्शन हुआ है। ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है। अब इसकी टोटल अभिक्रिया देख लें, टोटल क्या बनती है। तो इधर आयरन 2 अणु और ऑक्सीजन गैस, उसके बाद आपके जाके बनेगा फेरस आयन 2 अणु और ये हाइड्रोजन आयन ही भी बचे रहेंगे, और जो है जल के 2 अणु लीटर में ये बन जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शन, इधर आप लिख सकते हैं इसको कि देखा जाए तो ये कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4H आयन और 2 इलेक्ट्रॉन भी बच रहा है आपका। तो ये कोरोजन के दौरान रिएक्शन होती है। एक चीज ध्यान दें, जो आपका जंग प्राप्त होता है वो लास्ट में जाके क्या बन जाता है, फेरस आयन जो है फेरिक आयन में तब्दील हो जाता है, या फिर 3+ यानी फेरिक आयन में तब्दील हो जाता है। फेरिक आयन में तब्दील हो जाएगा और आपका बनाएगा FeO3, FeO3। यही आपका जंग है, यही आपका जंग है।
ये प्रक्रिया कब होती है? संक्षारण के दौरान। तो आपने देखा कि संक्षारण होने के बाद देखे होंगे दैनिक जीवन में कि अगर धातु जो है इतनी मोटी सी है और संक्षारण प्रक्रिया हुई तो ऐसी मोटी सी है, संक्षारण प्रक्रिया होने के बाद पतली हो जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ये आयरन है ये पूरी तरह से जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ था, घनत्व के रूप में कई एक अपना मतलब डेंसिटी कवर किया था, वो अलग हो गया, फ्री हो गया पूरी तरह से वातावरण में। तो ये चीजें जो आपकी मेटल है वो मोटी से पतली हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये आखिरी टॉपिक था आपका कोरोजन। आशा है कि आपका हमारा वीडियो ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो पाठ्यनिहित प्रश्न हैं उस पर आधारित हम एक अलग वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। आप अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो यूनिट 4 का आखिरी ये चैप्टर आखिरी टॉपिक था। इसमें यदि आपने हमारा ये चौथा पार्ट था इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित, यदि आपने हमारा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, उस पर टाइप करके डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को आगे जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें आप अगला चैप्टर लेसन 4 आपकी जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री में है उस पर एक विस्तृत चर्चा के साथ आपको हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि रासायनिक बलगतिकी आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। और अब तक हमने पूरी तरह से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड स्टेट से लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, जो कि नए टॉपिक रासायनिक बलगतिकी पर आधारित होगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और किया है तो बड़ी ही अच्छी बात है। धन्यवाद।